साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके इस यूएस अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन लेके आए हैं जो कि अधिगम का पार्ट 3 है, वो आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारी। साथियों, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसे ढूंढने में आपको कोई परेशानी न हो। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। उसके पहले कल के वीडियो में जो कि बताया हुआ था कि 1879 में जो मनोवैज्ञानिक शाला बनी थी, उस जो कल 1887 में बता दिया गया था, वो आप एक बार सही कर लीजिएगा। जो कि 1887 में थी, वो प्रथम बाल गृह था, और 1887 में प्रथम बाल गृह था, प्रथम बाल गृह। और जो कि 1889 में है, वो था अपना जो प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला थी। तो आप इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक शाला, प्रयोगशाला। आगे आज के अपन सेशन में डिस्कस करेंगे जो कि अधिगम का सिद्धांत है। दूसरा अनुबंधन का सिद्धांत जो कि पावलोव का है, और स्किनर का है जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये दोनों डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अपन अंत में उन्हें हल करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना सिद्धांत है जो कि दूसरा सिद्धांत है अधिगम का, और वो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है, पेंसिल अपन थोड़े बारीक कर लेते हैं, पेंसिल को कलर चेंज कर लेते हैं। तो साथियों, इसी सिद्धांत के हैं जो कि उपनाम है, वो आप साथ साथ लिखते चलिएगा, पेन चूज किया हुआ है। इसका जो पहला उपनाम है वो है सीखने का प्राचीनतम सिद्धांत। प्राचीनतम सिद्धांत सीखने का, जो कि इसी को कहते हैं। दूसरा है परंपरागत अधिगम। परंपरागत अधिगम का सिद्धांत, ये भी इसी को कहते हैं। तीसरा है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि CR थ्योरी है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी, वो भी इसी को कहते हैं। चौथा है वो है अनुबंधन अनुगुणन। साथ साथ लिखते चलिएगा, जल्दी याद होता है लिखने से। अनुबंधित अनुकूलन सिद्धांत जो है। पांचवा इसका जो नाम है वो है संबंध प्रत्यावर्तन का, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और जो छठा इसका उपनाम है, याद रखिएगा, ये जो उपनाम है वो एजेटिस एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इनके जरूर याद रखिएगा इनको। छठा है संबंध प्रत्योजन सिद्धांत। ये जो उपनाम है एग्जिटिस एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो आगे अपन बात करते हैं कि पावलोव ने है, ये जो है इसके प्रतिपादक, माफ़ कीजिएगा पहले नहीं बताया गया आपको, प्रतिपादक हैं इसके, वो हैं पावलोव। पावलोव कहाँ के थे? ये थे रूस के। कब दिया इन्होंने ये? तो इन्होंने दिया था ये 1904 में। किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था जो कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ते पर, यह आप जरूर याद रखिएगा। तो इन्होंने
क्या प्रयोग किया था इसको अभी अपन समझते हैं। इन्होंने क्या किया, कुत्ता ले लिया, कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई, घंटी बजाने के बाद में कुत्ते के सामने भोजन लाया गया। कुत्ते के लिए ये जो घंटी है, कलर चेंज कर लेते हैं, कुत्ते के लिए ये जो घंटी है वो है कंडीशन स्टिमुलस, अर्थात ये जो है वो अनुबंधित या इसको बोल लेंगे अपन अस्वाभाविक उद्दीपक है। और कुत्ते के लिए ये जो भोजन है वो है स्वाभाविक उद्दीपक। इन्होंने जो बार बार यही प्रक्रिया अपनाई, कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई, फिर घंटी बजाएगी, फिर घंटी बजाएगी। जैसे ही घंटी बजाई, घंटी बजाने के 5 सेकंड बाद इन्होंने जो फिक्स टाइम दिया है कि अगर अनुबंधन अपने को स्थापित करना है तो जो है उद्दीपक है उसके और जो कि भोजन है उसके बीच में 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। 5 सेकंड से ज़्यादा में फिर वो अनुबंधन नहीं होगा। तो घंटी बजाएगी, घंटी बजाने के बाद में फिर भोजन लाया गया, फिर घंटी बजाएगी, फिर भोजन लाया गया, फिर घंटी बजाएगी, फिर भोजन लाया गया। तो आखिर में जो घंटी बजाते ही है, जो कि भोजन के प्रति जो अनुक्रिया हो रही थी, लार बन रही थी, वो घंटी बजाने पे ही लार बनने लग जाती है। उसी को है जो कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। अपन इसको एक लाइन में याद रखेंगे कि अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनानुबंधित उद्दीपक के समान प्रतिक्रिया होना ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। एक बार दोबारा और याद रखिएगा, सुनिएगा। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनानुबंधित उद्दीपक के समान प्रतिक्रिया होना ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। जैसे अनुबंधित उद्दीपक हो गई आपकी जो कि घंटी है, कलर चेंज करते हैं। अनुबंधित उद्दीपक ये जो आपकी घंटी है वो हो गई, और जो है अनानुबंधित उद्दीपक है उसके लिए कोई शर्त नहीं है, वो आपका हो गया भोजन। तो घंटी के प्रति भी वही अनुक्रिया दोहराई जाती है जो कि भोजन को देखकर होती थी। जो लार बनने की प्रक्रिया घंटी बजाने पे ही होने लग गई, तो इसी को अपन कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। एक बार दोबारा सुनिएगा। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनानुबंधित उद्दीपक के समान प्रतिक्रिया होना ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू, जब घंटी बजाने पर ही जो भोजन के प्रति जो लार हो रही थी वो घंटी बजाने पर ही बनने लग जाती है, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ये जो कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये जो CS है अर्थात कंडीशन स्टिमुलस है, इसको अपन कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक। ये भी ऐसे कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। और ये जो UCS है इसे अपन कहेंगे अनानुबंधित उद्दीपक। आप इसे याद रखिएगा। जो प्रक्रिया होती है वो होती है CS, UCS और UCR। पहले घंटी बजाई गई, अनुबंधित उद्दीपक, फिर UCS अर्थात जो भोजन लाया गया, अनानुबंधित उद्दीपक, फिर अनानुबंधित उद्दीपक अर्थात भोजन को देख करके जो UCR होती है, जो अनानुबंधित अनुक्रिया होती है, भोजन के प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, उसी को अपन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो ये इसका क्रम है। एग्जाम्पल में ऐसे भी आता है कि क्रम से इन्हें जमाइए, CS आ जाएगा, UCS और UCR, फिर CS आ जाएगा,
US आ जाएगा, UR आ जाएगा, बीच का ये ऑप्शन खा जाएगा। तो आप इन्हें याद रखिएगा, पहले जो CS आएगा, फिर UCS और फिर UCR। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। इस सिद्धांत में है जो कि 2 या 3 मुख्य शब्द हैं, इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। तो पहला है, पेंसिल को थोड़ा हाई कर लेते हैं, पहला है विलोप। ये विलोप क्या है, तो इसको आप याद रखिएगा। जब बार बार घंटी अर्थात US ही बजाया जाए, घंटी ही बजाई जाए, लेकिन जो कि है UCS है, भोजन नहीं दिया जाए, अर्थात घंटी बजाई जा रही है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है, तो अंत में जो भोजन के प्रति जो लार हो रही थी अर्थात UCR जो अनुक्रिया हो रही थी, उसका बंद हो जाना ही विलोप कहलाता है, विलीनीकरण कहलाता है। एक बार और याद रखिएगा, जब बार बार घंटी ही बजाई जाए अर्थात अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जो अनानुबंधित उद्दीपक है, वो प्रस्तुत नहीं किया जाए, तो इसके प्रति जो अनुक्रिया हो रही थी उसका बंद हो जाना ही विलोप या विलीनीकरण कहलाता है। दूसरे है जो है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, इसको भी याद रखिएगा, इसमें भी कुछ खास नहीं है। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है कि जैसे कोई बालक है, वो एक खिलौने से डरता है, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, या जो टेडी बियर आता है उससे वो डरने लगता है, उसके बाल ही बाल आते हैं, बाल ही बाल आते हैं। तो बालक जब टेडी बियर को देखने डरने लग जाता है, इस टेडी बियर के समान ही अपन बालक के सामने कोई दूसरी वस्तु ला के रख देते हैं, तो बालक उससे भी डरने लग जाता है। जैसे कोई बालक है, उसके कांटा चुभ गया, जो कि गुलाब का फूल था, उसके कांटे थे, उसके कांटा चुभ गया, तो वो जब दूसरी कोई रेड वस्तु देखेगा, कोई लाल कलर की वस्तु देखेगा या कोई फूल देखेगा, तो उसको देखकर भी वो उसी कांटे को सोचेगा अपने मन में कि इसको छुएंगे तो कांटा चुभेगा। तो यह है जो कि उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। जो तीसरा है उसको भी याद रखिएगा आप, वो है उद्दीपक विभेदीकरण। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अपने आप एज इट इज़ आपको याद हो जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें वही है, जब कुत्ते के सामने है जो कि घंटी बजाई गई, घंटी बजाने के बाद में उसको भोजन दिया गया, तो यहाँ पे जो अनुबंधन बन रहा है वो ही जब दूसरी ओर कोई भी दूसरी जो आवाज़ है वो निकाली गई लेकिन भोजन नहीं दिया गया, तो कुत्ता है जो 1 बार 2 बार तीसरी बार में है जो उनमें विभेद करने लग जाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, माफ़ कीजिएगा, ये उद्दीपक सामान्यीकरण नहीं है, उद्दीपक विभेदीकरण है यहाँ पे। उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण है, कुत्ता है जिसके सामने घंटी बजाई गई और भोजन लाया गया, तो उसी के समान घंटी के समान कोई दूसरी आवाज़ बजाई गई लेकिन भोजन नहीं दिया गया 1 बार 2 बार तीसरी बार, तो कुत्ता है जो उन आवाज़ में डिफरेंस पता लगा लेता है कि इस आवाज़ पर तो भोजन आता है और इस आवाज़ पर भोजन नहीं आता है, यही कहलाता है उद्दीपक विभेदीकरण। एक आप समय कारक का भी ध्यान रखना होता है, इस नियम के अनुसार लिख देते हैं अपन यहाँ पे, समय कारक। समय कारक क्या क्या है कि उचित अनुबंधन अगर हमें स्थापित करना है किसी भी वस्तु में, तो उनमें 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे कि घंटी और भोजन के बीच में है जो समय था वो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए, यही कहता है समय कारक सिद्धांत। आगे अपन बात करते हैं कि इस सिद्धांत के हैं जो कि शैक्षिक महत्व क्या क्या है, शिक्षा में इस सिद्धांत के क्या महत्व हैं। तो पहला और मोस्ट है जो कि है शिक्षण में जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो इसी सिद्धांत की देन है। लिख लेते हैं अपन, कलर चेंज कर लेते हैं, शिक्षा में उपयोग, आप भी साथ साथ लिखते चलिएगा, इस लिखने से क्या है जल्दी याद होते हैं।
पहला उपयोग क्या है इसका, शिक्षण में जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री इसी सिद्धांत की देन है। दूसरा है कि जो भय संबंधी है भ्रांति वो इसी से दूर हो सकती हैं। भय संबंधी या डर संबंधी जो भी हैं वो इससे दूर हो की जा सकती हैं। उन रोगों का है जो उपचार किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं जो इसका तीसरा महत्व है वो है भाषा को सीखने में उपयोगी है। जो कुछ शैक्षिक महत्व हैं इस सिद्धांत के वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चौथा है पुनरावृत्ति पर अधिक बल देता है। पुनरावृत्ति पर बल देता है। ये जो है इसके शैक्षिक उपयोग हैं या महत्व हैं। जो नेक्स्ट है अपना वो है अपना स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करें उसके पहले आप ये जो सिद्धांत है पावलोव का इसके बारे में कुछ और ख़ास बातें याद रखिएगा। जो कि ये सिद्धांत है इन्होंने जो पावलोव ने ये दिया था साइकोपैथोलॉजी, एक पुस्तक का नाम है, उसको लिख लिया जाता है साइकोपैथोलॉजी। ये एडिशनल जानकारी है, आप ज़रूर याद रखिएगा। साइकोपैथोलॉजी ऑन एनिमल। ये जो पुस्तक है पावलोव की, इस पुस्तक में है जो कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था? ये 1904 में दिया था। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। और इस सिद्धांत के लिए ही इन्हें एक पुरस्कार भी मिला था जो कि नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं ये इसी सिद्धांत के लिए। तो आगे अपन बात करते हैं जो कि स्किनर का है। तीसरा अपना सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किन्होंने दिया था? ये दिया था आपके, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये दिया था आपके B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने कहाँ के थे? ये थे अमेरिका के। किस सन में दिया? तो इन्होंने दिया था ये 1938 में। याद रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो कि B.F. स्किनर ने दिया था, अमेरिका से है, 1938 में दिया था। अब B.F. स्किनर का है जो कि पूरा नाम क्या है? पूरा नाम यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। इनका पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक। आप याद रखिएगा स्किनर नाम से 2 या 3 मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनका पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। 1938 में दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी के हैं जो कि उपनाम है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। पेंसिल थोड़ा भारी कर लेते हैं। इसी के हैं जो कि उपनाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या कह देंगे अपन कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये साथ साथ याद करिएगा। या एक नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ये है जो कि इसके उपनाम है, याद रखिएगा। अपन बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने है जो कि चूहे पर प्रयोग किया था। इन्होंने चूहे पर, कलर चेंज कर लेते हैं, चूहे पर भी किया था और कबूतर पर भी किया था। चूहे पर किया था इन्होंने 1938 में और कबूतर पर किया था इन्होंने
1943 में। दोनों याद रखिएगा, अधिकतर चूहे का पूछा जाता है, लेकिन अगर कबूतर का भी आ जाए तो आपको याद रखना है चूहे पर भी किया था और कबूतर पर किया था। चूहे पर 1938 में जो पहले नंबर पर है, कबूतर पर किया था इन्होंने 1943 में। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इसी के बारे में। तो इन्होंने एक भूखे चूहे पर किया था। चूहे को इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया, चूहे को बंद कर दिया और बाहर है जो कि इन्होंने कुछ खाने का रख दिया चूहे के लिए। जब चूहा उछल रहा था बार बार, तो इन्होंने जो स्विच लगाया हुआ था चूहे का पैर उस पर पड़ता है, चूहा जैसे ही बाहर आता है और उसको यह भोजन मिल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले है जो कि चूहा अनुक्रिया करता है, उद्दीपक को देख के नहीं करता है। पहले चूहा बाहर निकलने के लिए जैसे ही प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद में जब वो बाहर आता है तब उसको भोजन मिल जाता है। जैसे ही भोजन मिलता है तो ये भोजन उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। पुनर्बलन मिला और उसमें और भी है जो कि काम तेज़ी से काम करने की है, जो कि प्रवृत्ति बनती है। तो इन्होंने इस सिद्धांत का नाम इसीलिए जो कि है क्रियात्मक अनुबंधन दिया, अर्थात पहले क्रिया होगी उसके बाद उसको पुनर्बलन मिलेगा। इसी पर इन्होंने है जो कि कलर चेंज कर लेते हैं अपन, जो थॉर्नडाइक का है, जो एसआर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, इस एसआर थ्योरी को इन्होंने आरएस में बदल दिया, अर्थात पहले रेस्पॉन्स उसके बाद स्टिमुलस। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इस सिद्धांत की है जो इन्होंने दो प्रकार से व्याख्या की है। पहला है अनुक्रिया व्यवहार, और दूसरा है जो कि प्रसूत व्यवहार। इन दो व्यवहारों से है जो कि स्किनर ने इस अपने सिद्धांत की है जो कि व्याख्या की है। अब पहले की अपन बात करते हैं अनुक्रिया व्यवहार में जो कि होता क्या है, आगे अपन चलते हैं। अनुक्रिया व्यवहार में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये देखिएगा। अनुक्रिया व्यवहार क्या है कि पहले कुछ अनुक्रिया होगी उसके बाद में व्यक्ति सीखेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभते ही आपने पैर को ऊपर उठा लिया, अर्थात जो कांटा चुभा है वो कांटा है आपका उद्दीपक, या आप कहेंगे उसे जो कि या उत्तेजक। उस उद्दीपक या उत्तेजक के प्रति ही आपकी जो अनुक्रिया हो रही है, जो पैर को उठाने की अनुक्रिया हो रही है, इसी वजह से इन्होंने इसे कहा है अनुक्रिया व्यवहार। और जो कि नेक्स्ट है वो दूसरा है प्रसूत व्यवहार। प्रसूत व्यवहार में पहले कोई अनुक्रिया नहीं होती है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो एक हाथ से खिलौना उठा रहा है, उसको पटक रहा है, दूसरे हाथ से दूसरा खिलौना उठा रहा है, मतलब उसके लिए कोई उद्दीपक आवश्यकता होना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस सिद्धांत के जो कि शैक्षिक महत्व क्या क्या है, जो कि ये स्किनर का सिद्धांत है, इसके जो महत्व हैं वो क्या है। तो इनका जो पहला महत्व है उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। उनका है जो कि अभिक्रमित अनुदेशन है। शिक्षण में है जो कि अभिक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत की देन है। अभिक्रमित अनुदेशन है वो भी 3 प्रकार का होता है। पहला है रेखीय, याद रखिएगा, रेखीय या बाह्य। दूसरा है शाखीय या आंतरिक, और तीसरा है जो कि आप इसे कहेंगे मैथेटिक्स, लिखते चलिएगा साथ साथ, मैथेटिक्स या अवरोही। किस सन में दिया गया था रेखीय या बाह्य, ये दिया था आपका स्किनर के द्वारा, ये इन्होंने दिया था 1954 में। याद रखिएगा, रेखीय या बाह्य दिया गया था स्किनर के द्वारा 1954 में। जो शाखीय है या आंतरिक है ये दिया गया था आपके जो कि हैं क्राउडर नाम से, कलर चेंज कर लेंगे अपन, ये दिया गया था क्राउडर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा और 1960 में। शाखीय या आंतरिक क्राउडर के द्वारा 1960 में, और जो मैथेटिक्स है ये दिया गया था
कौन सा कलर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, मैथेटिक्स है, ये दिया गया था आपके गिलबर्ट के द्वारा, 1962 में। इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं जो कि इसका दूसरा उपयोग है शिक्षा में, वो है कि बच्चों को है जो कि पुनर्बलन देना चाहिए, उन्हें प्रशंसा के 2 शब्द कह के आप उनकी है जो कि क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। पुनर्बलन, इसका जो दूसरा महत्व है शिक्षा में वो है पुनर्बलन देना। पुनर्बलन कैसे दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकेगा आपके प्रशंसा करके या पुरस्कार देके जो बच्चों को है पुनर्बलित किया जा सकता है। तो ये हो गए आपके दोनों सिद्धांत, आगे अपन बात करेंगे जो कि नेक्स्ट सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद या इनसाइड थ्योरी है। उसके पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कि बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले और उसे ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। साथियों, एक जानकारी और, आपको अगर ये PDF एज इट इज़ ऐसे कैसे चाहिए तो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, और उसका जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें है जो कि रीट के लिए, सभी के लिए, RTET के लिए जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, तो आप वो टेस्ट दे के भी अपनी तैयारी है जो कि बेहतर कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, समीपता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हल, स्किनर, पावलोव या गुथरी? तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कि हल का है वो है पुनर्बलन, या प्रबलन का सिद्धांत। स्किनर का है, स्किनर का जो है अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और पावलोव का है वो है, पावलोव का भी अभी अपन ने डिस्कस किया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। जो कि गुथरी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। समीपता का सिद्धांत है जो कि गुथरी के द्वारा दिया गया था। आगे प्रश्न अपन देखते हैं दूसरा, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में किस पर बल दिया है? उद्दीपक पर, अनुक्रिया पर, अभ्यास पर या इनमें से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक है जो कि अभ्यास पर अधिक बल देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर सी है, अभ्यास पर है जो कि उन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन इसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे जो कि ये अधिगम के स्थानांतरण है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, अधिगम के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है, नकारात्मक एवं सकारात्मक। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना जल्दी सीख जाता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर डी है, धनात्मक स्थानांतरण है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उम्र एवं परिपक्वता पर, बिल्कुल करता है। पूर्व अनुभव एवं अधिगम पर, बिल्कुल करता है। आर्थिक स्थिति पर, नहीं करता। अभिप्रेरणा, जो कि बिल्कुल करेगा अभिप्रेरणा पे, जो कि 3 ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्लार्क, हल, स्किनर, पावलोव या वॉटसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर ए है, क्लार्क हल ने जो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है जो कि दिया था। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं, अपन इनके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। स्किनर ने जो दिया था अभिक्रिया प्रसूत का सिद्धांत, पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, वॉटसन है जो कि व्यवहारवादी हैं। आगे अपन बात करते हैं
जो कि अपना 8वां प्रश्न है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग या प्रयोग किस सिद्धांत की देन है। तो इसके बारे में तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, यह है कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पावलोव की है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, अनुबंधन स्थापित करने में अधिकतम कितना समय लिया जा सकता है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड या 7 सेकंड। तो ये भी अपन ने अभी जो पढ़ा था पावलोव वाला सिद्धांत उसमें डिस्कस किया था। अनुबंधन स्थापित करने में अधिकतम आप ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत का प्रतिपादक है स्किनर, थॉर्नडाइक, हल या आशुबेल। तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने है जो कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया था। आगे अपन बात करते हैं, RS थ्योरी कब दी गई। 1904 में, 1913 में, 1938 में या 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि 1938। जो कि अभी आपको बताया गया था कि इन्होंने जो SR थ्योरी है वो स्किनर ने है जो कि RS में बदल दिया था। कब बदला था, 1938 में, जो कि चूहे पर प्रयोग किया गया था। आगे अपन बात करते हैं, अनुबंधन के पिता हैं हल, कार्ल रोजर्स, गैने या पावलोव। माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हम इसको सही कर लेंगे यहाँ से। वह है जो कि अपन आगे लगा लेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो यही वाला हो जाएगा। अनुबंधन के पिता पावलोव को ही माना जाता है। आगे अपन बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया गया कबूतर पर, चूहे पर, ए व बी दोनों पर व चूहे व कुत्ते पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ए व बी दोनों पर। कबूतर पर किया गया था जो कि 1943 में किया गया था, और चूहे पर किया गया था वो 1938 पर किया गया था। तो इसका ए व सी है जो कि ए व बी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, स्किनर ने पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं 3, 2, 5 या 1। तो स्किनर ने है जो कि पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, मैंने आपको कल भी बताए थे। एक बताया था इन्होंने सतत, दूसरा बताया था आंशिक। इस आंशिक के भी हैं जो कि इन्होंने उप पुनर्बलन के नियम बताए थे, वो कि 4 बताए थे जो कि मैंने आपको कल ही बताए हैं। आप एक बार कल वाला जो पुराना वीडियो है देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद या अभ्यास। तो जैसा कि थॉर्नडाइक का है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, उसमें थॉर्नडाइक अभ्यास पर अधिक बल देते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ अपना समाप्त होता है ये वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट टाइप की ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही जो कि नई वीडियो हैं वो लाते रहें। थैंक यू सो मच। और साथियों, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम जो कि ग्रुप है उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, उसको नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो ये PDF है आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएंगी, और वहाँ पे हैं जो कि रीट के लिए और RTET CTET जो भी एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग की उनके लिए है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।